क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक ख्याल, कोई एक विचार मन में अटक गया है? हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई गाना लूप पर बज रहा हो। कल रात मेरे दिमाग में 90s का कोई पुराना गाना अटक गया और घंटों तक बजता रहा। उसे बंद करने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। हाँ, हाँ, ये तो होता है। ये तो खैर मज़ेदार था, लेकिन यही चीज़ जब किसी डर, किसी अफसोस या किसी की कही भी बात के साथ होती है, तो वो बहुत परेशान करती है। और ये एक बहुत ही आम अनुभव है। हम सब कभी न कभी इसका सामना करते हैं। ये विचार हमारी सारी मानसिक ऊर्जा सोख लेते हैं और हमें एक ही जगह पर फंसा हुआ महसूस कराते हैं। जैसे जैसे हम एक दलदल में फंस गए हों। बिल्कुल। आज की हमारी गहरी पड़ताल इसी विषय पर है। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं, वो हमें इन विचारों से मुक्त होने के वैज्ञानिक, मानसिक और यहाँ तक कि यौगिक तरीकों के बारे में भी बताते हैं। हाँ, तो चलिए, इसका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि इन अनचाहे विचारों की पकड़ को आखिर ढीला कैसे किया जाए। और यहाँ हमारा लक्ष्य विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। हम्म। आज की चर्चा का मिशन ये पता लगाना है कि कैसे हम विचारों को अपना स्वामी बनाने के बजाय उन्हें अपना सेवक बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विचारों की असलियत क्या है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हमारा दिमाग एक विचार बनाने वाली मशीन है। एक दिन में हमारे मन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। 60,000? ये आंकड़ा सुनकर ही चक्कर आ जाता है। मतलब हमारा दिमाग शांत बैठने के लिए बना ही नहीं है। एक तरह से हाँ, दिमाग का काम ही है सोचना, विश्लेषण करना, यादें बनाना। तो विचारों का लगातार आना पूरी तरह से सामान्य है। समस्या विचारों के आने में नहीं है। अच्छा। समस्या तब होती है जब उन 60,000 में से कोई एक विचार एक लूप में फंस जाता है, जैसे जैसे आपकी गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया हो। और हमारे स्रोत इसके पीछे कुछ कारण भी बताते हैं ना, जैसे कोई अधूरी इच्छा, असुरक्षा का भाव, कोई गहरा डर या फिर अतीत का कोई अनुभव जिससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। सही। और विज्ञान हमें बताता है कि ये दिमागी स्तर पर कैसे होता है। कैसे? हमारे मस्तिष्क में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है। ये तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं, बस यूं ही बैठे होते हैं। यही नेटवर्क हमें सोचने, याद करने और भविष्य की कल्पना करने में व्यस्त रखता है। मतलब ये हमारे दिमाग का आइडल मोड है, जो कभी आइडल नहीं रहता। ये एक फीचर है, बग नहीं। जब तक कि वो बग ना बन जाए। बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ हाँ। और इसका नकारात्मक पहलू है, जिसे मनोविज्ञान में रूमिनेशन कहते हैं। यानी एक ही बात को बार बार सोचते रहना। यहाँ दिमाग के दो हिस्सों के बीच एक दिलचस्प टकराव होता है। एक है एमिगडाला, जो हमारा इमोशनल सेंटर है। हाँ, जो डर और चिंता जैसी भावनाएं पैदा करता है। बिल्कुल। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का सीईओ है, तर्क संगत लॉजिक वाला हिस्सा। ये हमें बताता है कि अरे चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन होता यह है कि जब अमिगडाला से निकला डर का सिग्नल बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तर्क वाली आवाज को दबा देता है। अच्छा। जैसे एक कमरे में कोई घबराकर चिल्ला रहा हो, तो शांत और तर्कपूर्ण आवाज सुनाई ही नहीं देती। हाँ। और बस यहीं पर विचार उस लूप में फंस जाता है। डर तर्क पर हावी हो जाता है। और हम एक ही चीज को बार बार सोचते रहते हैं बिना किसी समाधान तक पहुंचे। ये बात समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई हमारी पर्सनल फेलिंग नहीं है, ये हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर ही कुछ ऐसा है। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा एक बहुत अहम सवाल सामने आता है। अक्सर हमें सलाह दी जाती है कि अरे उस विचार को जाने दो, लेट गो करो। हाँ, ये बहुत सुना है। ये लेट गो वाली सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन सच कहूं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मेरे लिए तो लेट गो करने का मतलब हमेशा से यही था कि बस हार मान लो, छोड़ दो। क्या हमारे स्रोत इस उलझन को सुलझाते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। लेट गो और गिव अप में जमीन आसमान का फर्क है। गिव अप करने का मतलब है हार मान लेना, ये कहना कि मैं इस विचार से नहीं निपट सकता, ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें एक तरह का विरोध है। आप उस विचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसे आप पानी के अंदर एक गेंद को डुबोने की कोशिश कर रहे हो। आप जितनी ताकत लगाएंगे वो उतनी ही तेजी से ऊपर आएगी। बेहतरीन उदाहरण। और ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा मानसिक तनाव पैदा करती है। ये एक तरह की कमजोरी है। इसके विपरीत लेट गो का मतलब है स्वीकृति। स्वीकृति। इसका मतलब है विचार को देखना, उसे स्वीकार करना कि हाँ, ये विचार मेरे मन में है, और फिर उसे बिना पकड़े, बिना उससे उलझे धीरे धीरे बहने देना। हमारे नोट्स में वो नदी में बहते हुए पत्ते वाला उदाहरण था। आप किनारे पर खड़े हैं, आप पत्ते को बहते हुए देखते हैं, लेकिन उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करते। बस उसे अपनी यात्रा पर जाने देते हैं। बिल्कुल। लेट गो एक सचेत, एक कॉन्शियस डिसीजन है।
ये शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। ये स्वीकार करना है कि हाँ, अतीत में कुछ बुरा हुआ था, पर अब मैं उसे अपने आज पर हावी नहीं होने दूंगा। जबकि गिव अप करना पलायन है, एस्केपिंग है। ये कहना है कि मैं इस स्थिति से भाग रहा हूं क्योंकि मैं इसका सामना नहीं कर सकता। सही। अच्छा, तो ये बात है। मतलब लेट गो एक एक्टिव चॉइस है, एक ताकत का संकेत, जबकि गिव अप तो पैसिव है। मैंने इसे हमेशा उल्टा समझा था। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। बिल्कुल। ये अंतर समझना शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब इसी विचार को एक और दृष्टिकोण से देखते हैं, योग के नजरिए से, जो मन को समझने का हजारों साल पुराना विज्ञान है। हाँ। हमारे स्रोतों में पतंजलि योग सूत्र की एक पंक्ति का उल्लेख है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है योग, मन की वृत्तियों को रोकना। हाँ। अब ये वृत्ति क्या है? हाँ, ये वृत्ति क्या है? जब कोई एक विचार हमारे मन में बार बार लगातार आता है तो वो एक पैटर्न बना लेता है, एक मानसिक आदत बन जाती है। जैसे खेत में पानी बार बार एक ही रास्ते से बहे तो एक नाली बन जाती है। अच्छा। हमारे दिमाग में भी विचारों की ऐसी ही नालियां बन जाती हैं। इसी गहरे पैटर्न को वृत्ति कहते हैं। योग का लक्ष्य इन्हीं वृत्तियों को शांत करना है। तो वृत्ति का मतलब सिर्फ विचार नहीं, बल्कि विचार की आदत है। मतलब ये वो लकीर है जिस पर हमारा दिमाग बार बार चलता है। बिल्कुल। तो योग इसे करता कैसे है? क्या ये भी विचारों को दबाने की बात करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। योग का तरीका बहुत वैज्ञानिक है। योग कहता है कि हमारे विचार हमारे शरीर की प्राण यानी जीवन ऊर्जा से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। अच्छा। जब हमारा प्राण अस्थिर होता है, जैसे जब हम तनाव में होते हैं और हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, तो हमारे विचार भी अस्थिर और अनियंत्रित हो जाते हैं। सही बात है। इसलिए योग इन वृत्तियों को नियंत्रित करने के 2 रास्ते बताता है। वो 2 रास्ते कौन से हैं? पहला है अभ्यास, यानी नियमित रूप से अभ्यास करना। हम्म। इसमें प्राणायाम और ध्यान जैसी तकनीकें आती हैं। जैसे सिर्फ 5 मिनट अनुलोम विलोम या भ्रमरी प्राणायाम करने से हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है। वो शांत होता है और प्राण स्थिर होता है। जब प्राण स्थिर होता है तो विचारों की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। मतलब ये एक फिजिकल रिएक्शन है एक मेंटल प्रॉब्लम का। हम शरीर को शांत करके मन को शांत कर रहे हैं, उल्टा नहीं। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये हुआ एक रास्ता, अभ्यास। जी। दूसरा क्या है? दूसरा रास्ता है वैराग्य, जिसका अर्थ है अनासक्ति या नॉन अटैचमेंट। यही वही लेट गो का सिद्धांत है जिसे हम अभी समझ रहे थे। वैराग्य का मतलब है विचार को पकड़ना नहीं, उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ना, बस उसे साक्षी भाव से देखना और उसे बहने देना। अभ्यास की बात तो समझ आती है, मतलब प्रैक्टिस। लेकिन योग में हमेशा वैराग्य की भी बात होती है, जो मुझे हमेशा थोड़ा डरावना सा शब्द लगा है। क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ देना है? ये एक आम गलतफहमी है। योग में वैराग्य का मतलब भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन पर अपनी मानसिक और भावनात्मक निर्भरता को छोड़ना है। अच्छा। विचारों के संदर्भ में इसका मतलब है विचार के परिणाम से अनासक्त होना, यह समझना कि यह सिर्फ एक विचार है, यह वास्तविकता नहीं है, मैं ये विचार नहीं हूं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो हमारे नोट्स में भी है। ध्यान का लक्ष्य विचार बनने वाला नहीं, बल्कि विचार देखने वाला बनना है। हाँ। मतलब आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इस विचार को देखने वाला हूं। जैसे ही ये दूरी बनती है, विचार का आप पर असर कम हो जाता है। और यही मुक्ति है। जब आप विचार से अपनी पहचान अलग कर लेते हैं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है, पर सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। क्या हमारे स्रोतों में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिन्हें कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है? मतलब एक्शन प्लान क्या है? बिल्कुल। और इन तकनीकों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत व्यवहारिक हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आसान है। चलिए कुछ पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए पहली तकनीक से शुरू करते हैं, जो है जर्नलिंग या लिखना। ये बहुत सीधा साधा तरीका लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? ये आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। रोज रात को सोने से पहले या जब भी मन बहुत भारी हो, एक डायरी और पेन लें और उन सभी विचारों को कागज पर लिख दें जो परेशान कर रहे हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान गहरा है। जब विचार हमारे मन के अंदर घूमता है तो वो बहुत बड़ा, अमूर्त और डरावना लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसे कागज पर उतारते हैं, हम उसे अपने से बाहर एक वस्तु के रूप में देखते हैं। तो क्या इसमें कुछ खास तरीके से लिखना होता है, या बस जो मन में आए वो लिख देना है? इसमें सुंदर गद्दे लिखने की जरूरत नहीं है।
इट्स अ रॉ डेटा डंप। अच्छा। आज मुझे इस बात पर गुस्सा आया, मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे उस व्यक्ति की बात बहुत बुरी लगी। बस इसे बाहर निकाल दें। ये विचारों को मन से बाहर निकालने और उन्हें एक बाहरी नजरिए से देखने का पहला कदम है। इससे उनका भावनात्मक बोझ तुरंत कम हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरी तकनीक पर, विचार को नाम देना। ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर दिलचस्प भी। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही कोई परेशान करने वाला विचार मन में आए, उसे पहचाने और उसे एक नाम दें। एक नाम। मान लीजिए आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो आप मन ही मन कहें, अच्छा ये तुलना वाली कहानी फिर से आ गई, या ये डर वाला विचार है। तो ये कहने जैसा है कि मैं डरावा नहीं हूं, मेरे मन में डर का एक विचार आया है। हाँ, ये छोटा सा बदलाव खेल को पूरी तरह से बदल देता है। आप उस विचार से अपनी पहचान को अलग कर देते हैं। आप विचार के साथ बहने के बजाय उसके दर्शक बन जाते हैं। बिल्कुल। आप कहते हैं आई सी यू थॉट, लेकिन यू आर नॉट मी। ऐसा करने से आप तुरंत उस विचार से एक मनोवैज्ञानिक दूरी बना लेते हैं। अब तीसरी तकनीक, जो शायद सबसे शक्तिशाली और सुलभ है, सांस पर ध्यान देना। मैं भी इसे करने की कोशिश करता हूं, पर मेरा मन 2 सेकंड से ज्यादा टिकता ही नहीं। और ये बिल्कुल सामान्य है। हमारी सांस हमेशा हमारे साथ होती है। वर्तमान क्षण में जब भी विचार हम पर हावी होने लगें, बस एक पल के लिए रुक जाएं, आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। करना सिर्फ इतना है कि अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांस के शरीर में आने और जाने की प्रक्रिया पर ले आएं। महसूस करें कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है, पेट और छाती फूल रही है और फिर धीरे धीरे बाहर आ रही है। और जब मन भटके, जो कि भटकेगा ही, तो उसे बहुत धीरे से, बिना खुद को कोसे, वापस अपनी सांस पर ले आएं। अभ्यास ये नहीं है कि विचार आए ही ना, अभ्यास यह है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका ध्यान भटक गया है, आप उसे वापस ले आएं। अच्छा। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने ध्यान की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि विचारों के पीछे भागने के बजाय वर्तमान में कैसे लौटना है। और चौथी तकनीक है विचार प्रतिस्थापन। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ एक विचार को दूसरे विचार से दबाना नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। ये दबाना नहीं है, ये एक सचेत पुनर्निर्देशन है, एक कॉन्शियस रीडायरेक्शन। इसमें जैसे ही कोई नकारात्मक या परेशान करने वाला विचार आए, आप उसकी जगह पर जानबूझकर कोई सकारात्मक मंत्र या वाक्य दोहराना शुरू कर दें। जैसे? ये मंत्र कुछ भी हो सकता है जो आपको शक्ति देता हो, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, या यह सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूँ। तो इसका मकसद उस नकारात्मक विचार के पैटर्न को तोड़ना है। सही। जब आप बार बार एक सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में एक नया न्यूरल पाथवे, एक नया मजबूत रास्ता बना रहे होते हैं। धीरे धीरे दिमाग पुराने घिसे पिटे नकारात्मक रास्ते को छोड़कर इस नए सकारात्मक रास्ते पर चलना सीख जाता है। तो इन चारों तकनीकों को देखें, जर्नलिंग, विचार को नाम देना, सांस पर ध्यान और विचार प्रतिस्थापन, ये सभी हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, जागरूकता और विचारों से एक स्वस्थ दूरी बनाना। और जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ करें। कोई भी एक तकनीक जो आपको सबसे आसान लगे उससे शुरुआत करें। शायद बस दिन में 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान देना। निरंतरता यहाँ सबसे जरूरी है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि विचारों से भागना या उनसे लड़ना कोई हल नहीं है। ये तो उन्हें और शक्तिशाली बनाता है। बिल्कुल। उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना और फिर धीरे धीरे जागरूकता के साथ उन्हें जाने देना ही मुक्ति का मार्ग है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे एक स्रोत में कहा गया है, विचार हमारा सेवक होना चाहिए, स्वामी नहीं। हम अपने विचारों के मालिक हैं, वो हमारे मालिक नहीं हैं। और ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि लेट गो करना एक बटन दबाने जैसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है जो समय के साथ ही आसान होता है। हाँ, अगर हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी इन तकनीकों में से किसी एक का अभ्यास किया जाए, तो विचारों पर हमारी पकड़ मजबूत हो सकती है और उनका हम पर असर कम हो सकता है। सही बात है। अंत में, विज्ञान और योग, जो 2 अलग-अलग रास्ते लगते हैं, एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। दोनों एक ही बात पर जोर देते हैं, जागरूकता और अनासक्ति। मन को समझो, स्वीकारो और फिर उसे जाने दो। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगर विचार सच में हमारे सेवक हो सकते हैं,
स्वामी नहीं, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है जिससे अपने विचारों को एक सेवक की तरह देखना शुरू किया जा सके? अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो जीवन का रहस्य बाय दीपक चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मा के साथ जुड़े रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए।